जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है और दोस्तों आदेश यह है कि उमर खालिद अभी और दिनों तक जेल में ही उसको रोटियां खानी पड़ेंगी। दरअसल साल 2020 दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन दोस्तों जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की जो बेंच है उसने कहा कि सुनवाई आगे आने वाले शुक्रवार यानी कि 31 अक्टूबर को की जाएगी। कोर्ट ने दोस्तों टिप्पणी की है कि जमानत मामलों में जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं होती। यह फैसला दोस्तों उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ में एक और बहुत बड़ा झटका है, जो जेल में सड़ते हुए भी विपक्ष की राजनीति का मोहरा बने हुए हैं। ये दोस्तों वही दिल्ली दंगों के आरोपी हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं दंगे भड़काने के। मोदी सरकार की सख्त नीतियों की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने यूएपीए जैसे कानूनों से ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम कसी है। लेकिन विपक्ष की सोच पर दोस्तों तरस आता है। वो ऐसे क्रांतिकारियों को बचाने के लिए लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। दोस्तों आइए इस पूरे मामले को जरा हम विस्तार से समझते हैं, जहां न्याय की तलवार अब उमर खालिद की गर्दन पर लटक रही है और विपक्ष की राजनीति पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है। इस मामले पर आप लोग भी अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। आपके हर एक विचार, आपके हर एक ओपिनियन का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए दोस्तों अब खबर पर आते हैं। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे तो आपको याद ही होंगे, जब नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के विरोध के नाम पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में आग लगाई गई थी। 53 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए और संपत्ति का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यह कोई दोस्तों सामान्य विरोध नहीं था, यह सुनियोजित साजिश थी जिसमें उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट की भूमिका अहम थी। इनकी भूमिका बेहद ही खास थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खालिद ने भड़काऊ भाषण दिए, साजिश रची गई और हिंसा को हवा दी गई। शर्जील इमाम ने तो चिकन नेक काटने तक की बात कही थी, जो सीधा देशद्रोह है। गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर भी इसी ग्रोह का हिस्सा थे। ट्रायल कोर्ट से दोस्तों हाई कोर्ट तक जमानतें खारिज करी गई। बार बार इनके वकीलों की तरफ से कोर्ट से गुहार लगाई गई कि जमानत पर बाहर भेजा जाए, लेकिन हर बार इनकी जमानत खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती। उमर खालिद की आलोचना की जाए तो क्या कहें, वो खुद को क्रांतिकारी कहता है, विपक्ष भी उसको क्रांतिकारी कहता है, लेकिन असल में उसकी जो हरकतें हैं वो दरअसल देशद्रोहियों वाली हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगवाता रहा, दंगों में उसकी भूमिका साबित हो चुकी है। वीडियो, गवाह और सबूतों का ढेर है, फिर भी वो जेल से पीड़ित बनकर के राजनीति कर रहा है। क्या दोस्तों ये लोकतंत्र है या फिर अराजकता का खेल? मोदी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को मजबूत किया। साल 2019 में यूएपीए में संशोधन करके आतंकवाद को परिभाषित किया गया ताकि खालिद जैसे अराजक तत्व भाग न सकें। मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति ने देशद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला, जबकि पहले की सरकारों में वो खुलेआम घूमा करते थे। इस तरीके के लोगों को तो ये दरअसल संरक्षण दिया करते थे। क्या आपने सोचा है कि अगर मोदी सरकार ना होती तो दिल्ली दंगे के आरोपी आज हीरो बनकर टीवी पर बहस कर रहे होते? जो सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए थे, 50 लोगों की मौत हो गई थी, उन्हें जस्टिस कैसे मिलता? मोदी की नीतियां जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता, सीएए का लागू होना, ऐसे तत्वों को बेनकाब किया है। विपक्ष की राजनीति पर तरस आता है। वो उमर खालिद को राजनीतिक कैदी कहते हैं, लेकिन असल में वोट बैंक की खातिर देशद्रोहियों को शह देते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी तो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देती रही है। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी नेता बताए जाने लगे हैं। जेएनयू में किया था, किसी से छिपा नहीं है। जबकि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। दोस्तों क्या विपक्ष को 53 मौतों का दर्द नहीं है? उनकी सोच इतनी संकीर्ण है कि वो दंगों के पीड़ितों को भूल करके आरोपियों को बचाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसबी राजू ने समय मांगा, लेकिन बेंच ने कहा कि शुक्रवार को अब सुनवाई की जाएगी। कोर्ट की टिप्पणी साफ है कि जमानत मामलों में जवाब की जरूरत नहीं है। वो खालिद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो साल 2020 से लगातार जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन साजिशन अगर हिंसा की जाती है तो उसके लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई कोई जगह नहीं है। संविधान प्रदर्शन की इजाजत देता है, लेकिन खालिद की क्रांति ने दोस्तों दिल्ली को जलाया था। क्या यह लोकतंत्र है या फिर अराजकता तंत्र? उमर खालिद की आलोचना और भी ज्यादा तब तेज हुई जब एक एक करके इस मामले में खुलासे हुए। वो खुद को बुद्धिजीवी कहता है, लेकिन उसके भाषणों में नफरत भरी रहती है। अल्लाहू अकबर के नारे के साथ में हिंसा भड़काना, यह देशद्रोह नहीं तो फिर क्या है? शर्जील इमाम ने असम को काटने की बात की, गुलफिशा ने दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई। ये सब कुछ मोदी सरकार की नीतियों का शिकार नहीं, बल्कि कानून का शिकार है। अब इस देश में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कानून के शासन को जमीनी तौर पर लागू करना जानते हैं। उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से एनएसए और यूएपीए को प्रभावी बनाया गया ताकि ऐसे अराजक तत्व जेल से बाहर ना आ पाए। साल 2014 से पहले दोस्तों विपक्षी सरकारों में इस तरीके के जो लोग थे वो खुलेआम जमानत पर घूमा करते थे, लेकिन मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, सीएए लागू करके शरणार्थियों को न्याय दिया है, लेकिन खालिद जैसे लोगों ने इसे इस्लामोफोबिया बता करके दंगे भड़काए। विपक्ष की राजनीति की तीखी आलोचना करनी पड़ेगी। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब खालिद को पीड़ित बता करके मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन दंगों के आरोपियों का समर्थन देकर के भारत तोड़ने की बात करते हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो तो खालिद की जमानत के लिए प्रदर्शन भी किया था। क्या 53 मौतों का जिम्मेदार फ्री घूमे ऐसे ही, जिसकी वजह से दिल्ली में 53 मौतें हो गई, कई लोग घायल हो गए, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए? विपक्ष की सोच दोस्तों इतनी गिर गई है कि वो देशद्रोह को अभिव्यक्ति की आजादी कहता है। मोदी सरकार की नीतियां जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत ने ऐसे अराजक तत्वों को बेनकाब किया है। विपक्ष की दोहरी राजनीति, जब मोदी सीएए लेकर के आए तो विपक्ष ने जमकर के विरोध किया, लेकिन दंगों पर चुप्पी साध ली। मोदी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यूएपीए में साल 2019 संशोधन से आतंकवाद की परिभाषा साफ हुई ताकि खालिद जैसे लोग बच ना सकें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को मजबूत किया, जो दंगों की जांच कर रही है। मोदी की दरअसल सबका साथ सबका विकास नीति ने सीएए जैसे कानून लाए जो शरणार्थियों को न्याय देने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे धर्म आधारित बता करके दंगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से सह देने की कोशिश की। उमर खालिद की क्रांति असल में मोदी विरोध का बहाना थी। विपक्ष की आलोचना वो खालिद को बचाने के लिए कोर्ट पर दबाव बनाते हैं, लेकिन जब कोर्ट मोदी के पक्ष में फैसला है तो फिर साजिश कहने लगते हैं। क्या ये वाकई में लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र को बचाने की बात राहुल गांधी करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला उमर खालिद के लिए अंत की शुरुआत है। वो जेल की रोटी खाएगा, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां मजबूत हैं, विपक्ष की राजनीति नाकाम हो रही है और वो दंगे भड़काने वालों को शह देकर के खुद बेनकाब हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट से जो भी अभी तक फैसले निकल करके सामने आए हैं, जिसमें उमर खालिद को बार बार 440 वोल्ट का झटका लगा है, उमर खालिद जेल से बाहर आने के लिए बुरी तरीके से तड़फड़ा रहा है, उमर खालिद का नाम इस्तेमाल करके इस देश का विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम वोटर्स की दरअसल तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहा है। उमर खालिद पिछले लंबे समय से जेल में बंद है। उसके ऊपर दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप हैं, दिल्ली दंगे में प्रमुख भूमिका निभाने के आरोप हैं, जिसमें तकरीबन 53 लोगों की दर्दनाक मृत्यु नहीं कहूंगा, दर्दनाक हत्या की गई थी। कई सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऐसे शख्स के नाम पर विपक्ष दरअसल राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे शख्स के नाम पर विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। राज्य में चुनाव चल रहे हैं, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए उमर खालिद को विपक्ष क्रांतिकारी भी कह दे रहा है। उमर खालिद के ऊपर किए गए एक्शंस, उमर खालिद के ऊपर की गई जांच, सब कुछ इस बात की तस्दीक करती है कि दिल्ली में जो दंगे भड़के हैं, कम से कम उमर खालिद दूध का धुला हुआ तो नहीं है। इसलिए कोर्ट के फैसलों से बार बार जो झटके लग रहे हैं, जो कोर्ट की तरफ से
बार बार फैसले आ रहे हैं, वो इस बात की तरफ सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि उमर खालिद को अभी जेल की रोटी और नसीब होनी है। अभी उमर खालिद को, जैसा कि कोर्ट की तरफ से फैसले आ रहे हैं, खुले में हवा में सांस लेने की इजाजत नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा जब 31 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी, तब क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला जारी किया जाता है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी खबर आएगी, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।